हेलो चाष्त्री का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पाई योग की सभी अच्छे होंगे। तो इकोनॉमिक्स का पेपर काफ़ी बच्चों के मैसेज आए कि सर इकोनॉमिक्स का सॉल्यूशन भी डाल दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो बट आप लोग के लगातार मैसेज, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, या फिर यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में हो, कि हर वीडियो में बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर इकोनॉमिक्स का सॉल्यूशन भी डाल दीजिए। तो इकोनॉमिक्स का सॉल्यूशन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लगभग 95% सॉल्यूशन जो है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट मिलेंगे। 5% किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बाकी 95% जो है एक्यूरेट है। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ओवरऑल कितने मार्क्स आप लोग के बन रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन के देखने के बाद। ठीक है, तो जो एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज आप लोग जल्दी से देखेंगे। जो फर्स्ट वाला अभिकथन और कारण था, इसका जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड है कि यदि 4 सेबों से 28 इकाई कुल उपयोगिता प्राप्त होती है तो 5 सेबों से 31 इकाई, इसमें सिंपली आपने 5 में से 4 वाले को माइनस करना था, 3 इसका आंसर आ जाता, तो फोर्थ वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक फर्म द्वारा उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के संबंध को क्या कहते हैं, तो उत्पादन फलन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट घ नंबर था विकथन और कारण, इसका भी बच्चों पहला वाला सही होगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। पांचवा था इसमें, कुल संप्राप्ति में परिवर्तन बट्टे मात्रा में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो उसको हम बोलते हैं सीमांत संप्राप्ति। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापों के दौरान संसाधनों की कमी किस समस्या को जन्म देती है, तो आंसर हो जाएगा चयन की समस्या। थर्ड है, कौन सा अनाधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है, तो आंसर हो जाएगा उच्च अनाधिमान वक्र। चौथा है, किस बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन था इसमें क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर लेकर चलेंगे। 5 में हमसे क्या पूछा गया है, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि विभिन्न कार्यविधियां किस प्रकार की कार्य करती हैं। जब हम कहते हैं कि कीमत के बढ़ने से मांग की मात्रा कम हो जाती है और कीमत कम होने से मांग की मात्रा बढ़ जाती है, तो यह सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सीमांत लागत किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो सीमांत लागत बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप इसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे, आप सिंपली स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके आप इन सारे आंसर को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सीमांत लागत सामने आप बच्चों पढ़ पा रहे हैं। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक फर्म की कुल स्थिर लागत टीएफसी से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। टीएफसी क्या है, तो उत्पादन के निश्चित कारकों पर खर्च की जाने वाली कुल राशि को हम क्या बोलते हैं, कुल स्थिर लागत बोलते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर, निम्नतम निर्धारित कीमत क्या है, उदाहरण भी दीजिए। तो यह है वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है ताकि उन्हें घाटा ना हो। तो यहाँ पर आप एग्जांपल से समझ सकते हैं इस पूरे को बहुत अच्छे से। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक आगत का कुल उत्पाद, औसत उत्पाद व सीमांत उत्पाद क्या होता है। डिफाइन करना है यहाँ पे। आप देखो, कुल उत्पाद क्या होगा, किसी आगत के सभी संयोजनों का इस्तेमाल करके उत्पादित कुल मात्रा। औसत उत्पाद क्या होगा, किसी आगत की प्रति इकाई उत्पादन। सीमांत उत्पाद क्या होगा, किसी आगत में एक और इकाई जोड़ने पर उत्पादन में होने वाला बदलाव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटते, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो दो अनादिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काटते क्योंकि ये संतुष्टि के अलग अलग स्तरों को दर्शाते हैं। फिर उसका बाकी और थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर आप वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। इसका जो ग्राफ है वहाँ पे हमने नहीं दिया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से वो आपने बताने हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक, पहला आप देख सकते हैं वस्तु की प्रकृति, दूसरा वस्तु की कीमत, थर्ड नंबर है स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धि, चौथा है वस्तुओं के वैकल्पिक प्रयोग, पांचवा है प्रयोग का स्थगन। तो आई होप बच्चों इनमें से आप लोगों ने 2-3 टॉपिक इसमें बना करके लिखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी वस्तु की मांग के निर्धारक क्या होते हैं, समझाइए। वस्तु की मांग के निर्धारक, तो इसमें सिंपली बच्चों देखो आप लोगों ने पॉइंट बनाना थे, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, फिर उसके बाद है संबंधित वस्तुओं की कीमत, फिर उसके बाद उपभोक्ता की पसंद और प्राथमिकताएं, फिर है भविष्य में कीमतों में बदलाव की उम्मीदें। तो इस तरह से आपने बच्चों इसका आंसर दे करके आना था। इसी के अथवा में बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था, बजट सेट एवं बजट रेखा क्या है, बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है। तो इसका आप देख सकते हैं बजट सेट क्या है। तो बजट सेट उन सभी वस्तुओं और सेवाओं के संयोजन का समूह है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी दी गई आय और वस्तुओं की कीमतों पर खरीद सकता है। यह उपभोक्ता की क्रय शक्ति को दर्शाता है। बजट रेखा क्या है, बजट रेखा उन सभी वस्तुओं और सेवाओं के संयोजनों को दर्शाता है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी पूरी आय खर्च करके खरीद सकता है। यह बजट सेट की सीमा को दर्शाती है। तो बाकी इसकी प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है बच्चों, उसके पॉइंट आप लोग यहाँ पे वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे।
चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39 पूर्ति वक्र में शिफ्ट का संतुलन कीमत तथा मात्रा पर क्या प्रभाव होता है, रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। 30 नंबर बच्चों, इसका आंसर बच्चों आप सामने देख पा रहे हैं। ये कंप्लीटली आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं सॉल्यूशन वीडियो रोक करके। ठीक है, चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन कैसे निर्धारित होता है? तो ये आपका पीडीएफ से देख सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों आपके सामने दिया हुआ है। आई होप बच्चों कि ये सारा जो पेपर है आप लोग काफ़ी अच्छे से करके आए होंगे और किसी भी क्वेश्चन आपने एग्जाम में छोड़ा नहीं होगा। बाकी अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है वो आपको यहाँ पर बताना था। तो इसको आप लोग बच्चों डिटेल में पढ़ लेंगे वीडियो रोक करके। तो आपने पहले यहाँ पे डेफिनेशन और बाकी और जो अर्थशास्त्र थे उनके द्वारा क्या क्या डेफिनेशन दी गई है, तो आपने इस पर अच्छे खासे जो है शब्द बना करके लिखने थे। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट, इसमें सेक्शन बी जो था हमारा, सेक्शन बी में जो हमारी दूसरी बुक है उसके जो एमसीक्यूज हैं हम उनके आंसर भी यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं। सेक्शन बी में पहले था अर्थव्यवस्था को परिवार, फर्म, सरकार व बाह्य कारक क्षेत्र के संयोग के रूप में देखा जाता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में। फिर यदि एक पेन का मूल्य 20 रुपये है तो 1 रुपये का मूल्य कितना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.05 पेन। गा नंबर है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का मान कितना होता है, तो डेल सी ओवर डेल वाई हो जाएगा। घा नंबर है आय का विभाग जो उपभोग के बाद शेष रहता है, इसको हम बचत बोलते हैं। चलेंगे नेक्स्ट, अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य स्वीकार की जाती है क्या, स्थिर क्रय शक्ति वाली करेंसी। चलेंगे लेकर के आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है अंतिम वस्तुओं को किन दो भागों में बांटा जा सकता है, तो उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। प्रश्न नंबर 17 है 17 है माल सूची में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो माल सूची टर्नओवर। फिर है भारत सरकार की वार्षिक वित्तीय ब्यौरा बजट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद धारा के अनुसार संसद में प्रस्तुत होता है, अनुच्छेद 112। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा 19, वैधानिक पत्र क्या होता है या क्या है इसका महत्व बताइए। वैधानिक पत्र के बारे में आपको बताना है। तो वैधानिक पत्र वह मुद्रा होती है जिसे सरकार द्वारा वैध घोषित किया जाता है और जिसे किसी भी लेन देन में भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाना अनिवार्य होता है। यह मुद्रा सरकार और केंद्रीय बैंक जैसे भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। बाकी इसके बारे में आप लोगों ने और डिटेल में बना करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रत्याशित निवेश क्या है, तो प्रत्याशित निवेश बच्चों आप जल्दी से स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा समस्त मांग से क्या तात्पर्य है, तो समस्त मांग आप सब पढ़ सकते हैं। समस्त मांग का अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित अवधि के दौरान सभी आर्थिक एजेंटों, जिसके अंदर आपका उपभोक्ताओं, व्यवसायों, सरकार, विदेशी क्षेत्र द्वारा खरीदे जाने वाले सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग होती है। अगला है क्वेश्चन बच्चों आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था इसमें, अब मैंने आपको बताया भी था, स्थिर विनिमय दर के गुण बताइए। तो स्थिर विनिमय दर के गुण क्या है, यह मुद्रा विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखता है, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देता है। बाकी पॉइंट्स आप लोग जल्दी से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बच्चों इसमें आपका मौद्रिक तथा वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 23, तो मौद्रिक जीडीपी क्या है वो आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद वास्तविक जीडीपी, ये दोनों आपने यहाँ पर बताने थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला जो क्वेश्चन है, स्वतंत्र बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की पूर्ति को किन तरीकों से नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर नगद आरक्षित अनुपात, फिर वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है, रेपो दर, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपने इसमें लिख करके आने थे। चलेंगे बच्चों आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र बाजार में विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, समझाइए। स्वतंत्र बाजार में विदेशी विनिमय दर का निर्धारण, तो इसमें देखो पहला पॉइंट आप लोग बना करके लिख सकते थे, विदेशी मुद्रा की मांग, ठीक है, उसके अंदर फिर विदेशी विनिमय की पूर्ति। तो यहाँ पर आपने ग्राफ आई हो बच्चों अच्छे से बनाया होगा इसमें। चलेंगे लेकर के आपको नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। 26 है आय के चक्राकार प्रवाह को रेखा चित्र द्वारा समझाइए या रेखा चित्र सहित समझाइए। तो आय के चक्रीय प्रवाह को स्पष्ट करना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है ये पूरा आपका यहाँ पर डायग्राम आपने अच्छे से आई होप बच्चों बनाया होगा। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसी के अथवा में है राष्ट्रीय आय के अध्ययन का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन जो है यहाँ पर हमने ऐड नहीं किया है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कि अतिरिक्त मांग तथा न्यून मांग की समस्या को ठीक करने के क्या उपाय हैं, उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन था।
तो अतिरिक्त मांग और न्यून मांग जो है अर्थव्यवस्था में होने वाली दो प्रमुख समस्याएं हैं। ये समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग और कुल आपूर्ति में असंतुलन होता है। बाकी आप लोग बच्चों इसको पूरा वीडियो रोक करके डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, आई होप बच्चों यही पॉइंट आप लोगों ने बना करके इसको लिख करके आए होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ओवरऑल कितने मार्क्स आप लोगों के बच्चों इकोनॉमिक्स के पेपर में बन रहे हैं। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट सार से ली गई राजस्व प्राप्तियों के आंकड़ों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सॉरी, अनैच्छिक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? अनैच्छिक बेरोजगारी को दूर करने के उपाय बताइए। तो अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है बच्चों, आप यहाँ पर सामने स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं। दूर करने के उपाय क्या है? सरकारी खर्च में वृद्धि, कर में कमी, ब्याज दरों में कमी, ठीक है, प्रशिक्षण और शिक्षा, फिर है लघु और मध्यम उद्यमों। ठीक है, तो ये था। और एक इसमें लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, इनके जो सारे आंसर है वो आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। जैसे इसमें देखो, पहला था बजट अनुमान 2024-25 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क में वर्ष 2022-23 के वास्तविक प्राप्तियों की अपेक्षा कितनी वृद्धि अनुमानित है? तो यहाँ पे देखो 2022-23 में इसमें देखना था आपको केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क बच्चों आपका देखने को मिलेगा अड़ा नंबर पे। ठीक है, और इसमें आपको देखना है 2022-23। तो 2022-23 देखो वास्तविक है। वास्तविक 2022-23 में अड़ा नंबर कितना है? यहाँ पर देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, 3,19,000। ठीक है, ऐसे ही अब आप 2023-24 का देख लो अड़ा नंबर। तो यहाँ पर है 3,39,000। तो सिंपली आपने इसमें से आपको इसको माइनस कर देना था, तो ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर आ जाता। ठीक है, तो ऐसे ही है, दिए गए आंकड़ों में वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में सकल कर राजस्व के अंतर्गत सर्वाधिक कर किससे प्राप्त होता है? 2024-25 में देखना है बजट अनुमान में। बजट अनुमान देखना है 2024-25। बजट अनुमान बच्चों आप लोग का है इसमें कौन सा कर हमसे पूछा है यहाँ पर? सकल कर में ना, सकल कर राजस्व। तो सकल कर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सकल कर राजस्व यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर में देख पा रहे हैं। किसमें आपसे पूछा है? अगर हम बात करें, अब यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बजट अनुमान में सकल कर राजस्व के अंतर्गत सर्वाधिक कर किससे प्राप्त होता है? तो सकल कर राजस्व के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो हमको प्राप्त हो रहा है, किसमें हमको मिल रहा है सबसे ज़्यादा जो टैक्स मिल रहा है, वो किस में मिल रहा है? वो आपको यहाँ पर देख करके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ये है, दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे पर ये। तो किस में सबसे ज़्यादा मिल रहा है? तो आप लोग देख सकते हैं, अगर हम ओवरऑल देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 30,00,000, 33,00,000, 34,00,000, 38,00,000। तो यह है बजट अनुमान किस में मिल रहा है? तो ये हमको मिल रहा है निगम कर, आय पर कर। तो ये ओवरऑल आपको यहाँ पर इसमें डिटेल में बना करके लिखना था। तो ऐसे बाकी के क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर सिंपली पूछे गए होंगे। तो इसका जो है हम अलग से एक वीडियो बना करके डाल देंगे, शॉर्ट वीडियो। तो आई होप बच्चों ओवरऑल बाकी का जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से किया होगा। तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों इकोनॉमिक्स का। बाकी आप लोग के रिजल्ट से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी वो आप लोग हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। कहाँ चेक करना है, कैसे चेक करना है, बाकी अगर कोई आप लोग के बोर्ड की तरफ से कोई अपडेट आती है वो भी आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में other important topics का। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड रिजल्ट।